हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का। शुरुआत यहीं से होती है, आपको समझना होगा कि संख्याएं क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं नंबर क्या होता है, या आप बोलें कि संख्या होती क्या है। तो आप क्या कहेंगे, संख्या क्या होती है? तो संख्या, जब संख्या आएगी तो आप बोलेंगे सर 7 जैसे कि ये है तो ये एक संख्या है। क्या ये एक संख्या है? नहीं, ये संख्या नहीं है, ये केवल एक अंक है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो ये एक्स वाई क्या हुआ, ये एक डिजिट है। क्या है? डिजिट का मतलब अंक है केवल। और ये y के x क्या है, ये भी एक अंक है। तो जब दो या दो से अधिक अंक मिलते हैं और उनको हम इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से अपने स्थान पर रखते हैं, तो वह अंक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक संख्या बनाते हैं। तो आपको समझ आ रहा है संख्या की परिभाषा क्या होती है, संख्या होती क्या है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि हमने एक संख्या ली 67, तो आपने कहा सर ये अंक है, और ये 7 जो है ये कौन सा अंक है? तो आप कहेंगे सर ये इकाई अंक है। और ये 6 कौन सा अंक है? आप कहेंगे सर ये दहाई अंक है, या ये वंस वैल्यू है और ये टेंथ्स वैल्यू है। तो जो वंस वैल्यू है उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा, और जो जो टेंथ्स वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टेंथ्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हमने बोला इसको 60 और इसको बोला 7, तो ये 60 और 7 जो बन के आया ये क्या कहलाएगा, इसका स्थानीय मान। मतलब क्या हुआ, प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। तो ये क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू। अब देखिए आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो इस एक्स वाई को भी हम जब y जो इकाई का अंक है उसको तो हम केवल y ही लिखेंगे, और जो x है वो टेंथ्स वैल्यू है तो उसको हम 10x लिखेंगे। और जब इसको आप जोड़ते हो तो ये 10x + y बनता है। तो अब ये क्या है, ये एक संख्या है। तो ये क्या है, ये एक संख्या है। इसी संख्या को हमने इसको ही इसी फॉर्म में लिखा, तो ये 60 + 7 = 67 बनेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप यहाँ से समझ पाएंगे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है। और एक चीज़ और आती है, जातीय मान और फेस वैल्यू। तो जातीय मान और फेस वैल्यू मतलब 67 में 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 खुद ही होगा, और 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 खुद ही होगा। आप समझ सकते हैं फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आपके फेस पे दिख रहा है, जो आपका चेहरा है वही आपका फेस वैल्यू है। तो जो दिख रहा है वही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप समझ पा रहे हैं कि संख्या क्या होती है। तो मैंने कहा जो केवल x लिखा या xy लिखा, तो ये क्या है, अंक है, डिजिट है। इन अंकों को हम इकाई और दहाई के हिसाब से जब सेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा, नंबर बन जाएंगे। तो अंक मिलकर के क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहली संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर प्राकृत संख्या। देखिए वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख पाए। तो प्राकृत संख्याओं को आप क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं कि सर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से लिखते हैं। और जब नेचुरल नंबर्स की बात आती है तो आप बोलते हैं कि सर नेचुरली या प्राकृतिक तरीके से जो आप गिनती बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7 100 चलता रहेगा। तो जो नेचुरल ढंग से आपके मुंह से गिनती निकलती है वही क्या है, नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन इन प्राकृत संख्याओं में आप देखेंगे कि ज़ीरो नहीं आया, क्योंकि जब आप गिनती बोलते हैं तो आप भी उसमें ज़ीरो नहीं बोलते, आप भी 1 2 3 4 5 से ही शुरू करते हैं, 1 से ही शुरू करते हैं, तो ज़ीरो नहीं आएगा। तो जब ज़ीरो नहीं आएगा तो इंसान ने गिनती बोलना शुरू किया, मतलब काउंटिंग करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे जाके रुक गया और 10 को कैसे लिखे उसे समझ नहीं आया। तो उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ी कि हमें एक शून्य की ज़रूरत है, ज़ीरो की ज़रूरत है। मतलब उसे समझ आ गया कि ये जो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो जो मिसिंग है उसको ढूंढ लिया गया, तो इसको क्या बोला कि अब जो नंबर्स है वो पूर्ण हो गए हैं, तो इसको बोल दिया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या नाम दे दिया गया। तो पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, और इसको W से लिखते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक आपके ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, बाकी तो वही चलता रहता है, सो ऑन। या इसको आप W को ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ज़ीरो के साथ में क्या कि सर सारे नेचुरल नंबर्स। तो आप बोल सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो आप कहेंगे हाँ सर होती है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो प्राकृत संख्याएं हो जाएगी। अब क्या हुआ कि जब पूर्ण संख्याएं मिल गई तो इंसान को लगा कि अब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे जा कर के व्यापार करने लगा, और जब व्यापार करने हम लगे तो हमें क्या दिक्कत आई कि आप जब शुरुआत में व्यापार करने लगे बिना नंबर्स के, तो आपको दिक्कत क्या आती है, आपने कहा 10 रुपये दिए, 10 रुपये लिए, 10 रुपये दिए, 10 रुपये लिए, शाम को देखा आपने लिए दिए, आप कंफ्यूज हो गया मैंने उसको दिए या उससे लिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि आपने और आगे पूर्णांक संख्या बनाई। पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या बताई। तो इस पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में होता है कि आप इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी। तो आप बोलेंगे सर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी पूर्ण अंक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर्स जो भी होंगे, इंटीजर्स होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। तो अब देखिए, जब व्यापार करने के लिए आपको नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी चाहिए होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि 2 रुपये लिए और 2 रुपये दिए, 5 रुपये लिए और 3 रुपये दिए। तो शाम का हिसाब क्या हुआ कि 7 रुपये तो लिए और 5 रुपये दिए, तो हमारे पास क्या बचा कि सर 2 रुपये बचे प्लस के, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लस और माइनस चाहिए, बट केवल इंटीजर नंबर्स ही। और इसके बाद में हम देखते हैं अगली संख्याएं आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है रेशनल नंबर्स, मतलब इनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन डाल दी गई है इसके अंदर कि जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ नीचे 0 नहीं आ सकता, ऊपर 0 आ सकता है, ऐसी कंडीशन दे दी गई है। तो इसको समझते हैं हम क्या होगा कि अब आप बोलेंगे सर जैसे कि हमने लिखा 1 2 5 7, तो आप कहेंगे सर यहाँ बोला p बाई क्यू मतलब बट्टे में आना चाहिए, यहाँ तो एक अकेला है, तो मैं कहूँगा इसके नीचे आप एक और एक लगा दीजिए, इसके नीचे 2 के नीचे एक लगा दीजिए, एक लगा दीजिए, एक लगा दीजिए। तो अब आप कहेंगे हाँ सर ये तो 7 है, 7 बाई 1 7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी ठीक है। और ये सब क्या है,
परिमेय संख्याएं हैं। थोड़ा और हम आगे चलते हैं। अब आप बोलेंगे सर -5, तो -5 के नीचे भी आप 1 लगा दीजिए, तो -5 जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो सब भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे सर 0.5, तो मैं कहूँगा ये जो पॉइंट है हटेगा और इसके यहाँ पे पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और इसके आगे 0 है तो 0 लग जाएगा, तो ये 5/10 हो गया। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो भी दशमलव भिन्न है वो सब क्या है, परिमेय संख्या है, डेसिमल नंबर्स। थोड़ा और हम आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये जो अंडर रूट होता है 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, तो ये क्या है? तो देखिए समझिए, रूट 2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू पता नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। 3 की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 5 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। पर 9 की वैल्यू हमें पता है 3 होती है, 3/1 आप लिख सकते हो, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आपको पता है 4/1 और ये हो जाएगा 5/1। समझ पा रहे हैं आप परिमेय संख्या क्या होती है? इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में 0 जो है 0। तो आप बोलेंगे 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप 0 के नीचे 1 लगा दीजिए, तो ये बन गया 0/1। यहाँ चाहिए p/q की फॉर्म में ये आ गया, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं आ रहा है, 0 ऊपर आ रहा है, तो ऊपर 0 आ सकता है, तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप नोट कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हुई, ये जो लिखी है सारी परिमेय संख्याएं हैं। सिंपल है, तो आप कर सकते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो आप कहेंगे सर जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो संख्याएं सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इर्रेशनल नंबर बोलते हैं हम। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ कि जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी कौन सी संख्याएं होती है? तो देखिए, जो ऊपर आपने देखा √2, √3, √4, इनकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आप भाग देते जाएंगे, कभी कंप्लीट होगा नहीं, कंप्लीट वैल्यू निकलती नहीं है। तो अपरिमेय का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी, अनंत तक चलता रहेगा। ऐसे ही जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं या जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं तो भी चलता जाता है, कभी वैल्यू निकलती नहीं है। सॉरी, यहाँ पे √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ पे √5 आएगा। और जो भी संख्याएं होती है, जैसे कि हमने लिखा 0.4, और 4 के ऊपर अगर बार लगा है, या 5 के ऊपर बार लगा है, या 56 के ऊपर बार लगा है, तो ये संख्याएं क्या होती है, आवर्त संख्याएं होती है। जितनी भी आवर्त संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब देखिए, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है कौन सी है, ये बताना है। ए ऑप्शन आपको दे दिया 0, बी ऑप्शन आपको दे दिया 3.14, सी ऑप्शन आपको दे दिया 22/7 और डी ऑप्शन आपको दे दिया पाई। तो देखिए, हम चेक करते हैं। 0 के नीचे हम 1 लगा देंगे, ये p/q की फॉर्म में बन जाता है। हमने पढ़ रखा है पहले कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। 22/7 तो ये p/q की फॉर्म में लिखा ही है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और मैंने कहा ऊपर कि जो भी जितनी भी दशमलव भिन्न होगी वो सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से ये दशमलव हटेगा और उसके नीचे 100 आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हुई, हमने यहाँ लिखा भी है कि सर पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 3.14 भी हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, बट जो आप लिखते हैं वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो आप ऐसे समझेंगे इसको कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो केवल पाई ही जो है वो अपरिमेय संख्या है।
तो ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है, पूछता है, काफ़ी जगह में पूछा जाता है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। तो आप बताएंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्याओं का मतलब हुआ कि वह संख्याएं जो किसी से भाग नहीं जाती। तो अब आप कहेंगे कि सर जब अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो आपने एक को क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए हम रीज़न बता देते हैं आपको कि एक को क्यों नहीं लिखा। तो अभाज्य संख्याएं जब भी आप लिखेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। फैक्टर्स जो होते हैं वो केवल दो होने चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए इसका मतलब हम समझते हैं कि जैसे कि हमने, आप अगर एक लिखेंगे यहाँ पे कि एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो एक का जब आप फैक्टर करेंगे तो एक का फैक्टर एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। और हमने यहाँ क्या लिखा कि केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि एक का जो गुणनखंड हुआ है वो एक खुद ही हुआ है। तो हमें कितने गुणनखंड चाहिए? दो चाहिए, तो नहीं हो पाएगा एक। तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते दो, तो अब आप कहेंगे सर दो अभाज्य संख्या कैसे हुआ? तो दो का भाग दो में खुद में जाता ही है, 2 1 2, तो 1। तो इसके दो गुणनखंड मिल गए आपको। ये क्या है? इसके गुणनखंड है। तो दो गुणनखंड मिल गए आपको दो के। ऐसे ही हम करेंगे तीन, तो तीन में तीन खुद और एक। पाँच करेंगे आप तो पाँच में भी पाँच और खुद एक। तो केवल और केवल दो गुणनखंड ही होने चाहिए, ना दो से ज़्यादा और ना दो से कम। तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं। थोड़ा सा आगे अपन और चलते हैं तो आगे जाके क्या आएगा? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो आप कहेंगे भाज्य संख्या है। तो उसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। समझते हैं हम कि आपने कहा सर 2 3 5 तो हो गए, तो 4 बचा। या पहले हम एक से चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा सर एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या भाज्य संख्या होगा? तो हम देखते हैं एक का तो फैक्टर क्या होता है? एक ही होता है। यहाँ तो बात होगी दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो दो क्या है? भाज्य संख्या भी नहीं है। एक क्या है? भाज्य संख्या भी नहीं है। चार को चेक कर लेते हैं। तो चार के गुणनखंड क्या ज़्यादा होते हैं? एक तो चार खुद होगा, एक होगा और एक दो होगा। तो ये दो से अधिक गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम 6 को लेते हैं। तो 6 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 6 खुद हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 भी हो जाएगा। जब 8 के गुणनखंड आप करेंगे तो 8 के गुणनखंड भी ऐसे ही हो जाएंगे। 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चलता रहेगा। तो ये जो है ये क्या हुई? अभाज्य संख्याएं। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है और हम कैसे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।